The Hindu, 22nd of June 2021, a case to decriminalize suicide. It is time for India to repeal Section 309 of the Indian Penal Code or strike it down. इस आर्टिकल में सुसाइड को क्राइम ना माना जाए, इसके बारे में एक मामला बताया जा रहा है। जब हम कहते हैं अ केस टू डीक्रिमिनलाइज सुसाइड का मतलब ये है कि उसके फेवर में बोला जा रहा है कि एक केस है सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करने के लिए, यानी कि सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करा जाना चाहिए। इट इज टाइम फॉर इंडिया टू रिपील, समय आ गया है कि भारत के लिए कि हम इंडियन पिनल कोड का, जो भारतीय दंड संहिता है, उसका सेक्शन 309 जो कि सुसाइड को क्रिमिनलाइज करता है, जो क्राइम मानता है, उसको रिपील कर दें, यानी कि उसको खत्म कर दें, स्टैट्यूट बुक में से उसको हटा दें या लॉ बुक में से लॉ बुक में से उसको हटा दें। India has the highest suicide rate in the Southeast Asian region, according to the World Health Organization. साउथ ईस्ट एशियन क्षेत्र में भारत का सुसाइड रेट, आत्महत्या का जो रेट है, वो सबसे ज्यादा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार। डिप्रेशन, क्रॉनिक इल हेल्थ, गिल्ट, ट्रॉमा, सब्सटेंस अब्यूज, failure in examinations, and loss of loved ones are some of the reasons which influence a person's decision to take his or her life. डिप्रेशन रहना, लगातार हेल्थ खराब रहना, गलती कर देने की जो भावना होती है, गिल्ट, ट्रॉमा यानी जो भावनात्मक रूप से व्यक्ति एक शॉक से गुजरता है, अगर वो कुछ सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है, अगर कोई ड्रग वगैरह खाता है, गलत पदार्थों का सेवन करता है, एग्जाम्स में फेलियर और जिनसे आप प्यार करते हैं उनका खो जाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो कि प्रभावित करते हैं किसी भी व्यक्ति के निर्णय को कि वो अपने जिंदगी ले सकता है। A total of 1,34,516 cases of suicide were reported in 2018 in India, according to the National Crime Records Bureau. While the rate of suicide was 9.9 in 2017, it increased to 10.2 in 2018. कुल मिला के 1,34,516 सुसाइड के मामले रिपोर्ट हुए थे 2018 में भारत में। ये राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार है। और जबकि 2017 में आत्महत्या की जो दर थी वो 9.9 थी और वो बढ़ के 10.2 हो गई थी कि 2018 में, यानी जिस रेट से ये आंकड़ा बढ़ रहा है सालाना सुसाइड का। Section 309 of the Indian Penal Code dictates the penal provision for attempting suicide. Section 309 इंडियन पिनल कोड का वो निर्देशित करता है इस पीनल प्रोविजन को, यानी कि वहां पे ये पीनल प्रोविजन, पीनल यानी जो पनिश करता है, ऐसा प्रावधान जो डिक्टेट किया गया आईपीसी के द्वारा, डिक्टेट किया गया यानी उनके द्वारा ऑर्डर किया गया है, इंडियन पिनल कोड के द्वारा ऑर्डर किया गया है कि सुसाइड कोई भी कोशिश करता है उसको डिक्टेट किया गया है 309 में कि एक पीनल प्रोविजन उसके लिए डिक्टेट करना का मतलब ये है कि ऐसा प्रावधान जो कि उसको पनिश करे। If a person is suffering from any mental trauma or illness, he or she should be given reformative treatment rather than a deterrent punishment, which is simple imprisonment for a term which may extend to 1 year, or with fine, or with both. यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है, किसी मानसिक ट्रॉमा से, मानसिक मुश्किल से गुजर रहा है, शॉक से गुजर रहा है या मानसिक बीमारी से गुजर रहा है, उससे पीड़ित है, तो उसे सुधार करने वाला
सुधार करने वाला उसका इलाज किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि ऐसा पनिशमेंट उसको दे दिया जाए जिससे कि दूसरे लोग और वो खुद भी आगे से सुसाइड करने की कोशिश ना करें। उसको रोकने का जो पनिशमेंट है आगे के लिए, वो ना देके सुधार वाला उसका इलाज किया जाना चाहिए। और ये जो पनिशमेंट है जो दिया हुआ है 309 में, वो है कि साधारण कैद, जो कि 1 साल तक के लिए हो सकती है, या फिर फाइन, या दोनों, यानी फाइन और कैद दोनों। India has retained much of the colonial legal legacy in its penal jurisprudence. जो ब्रिटिश कॉलोनी भारत रहा था उस टाइम का जो लीगल लेगेसी है, लेगेसी यानी जो हमारे पास आई है, जो भी आया है हमारे पास वहां से पीछे से, यानी हिस्ट्री से, जब हम कॉलोनी थे, तो भारत ने उसको, उस लेगेसी को, बहुत सी लेगेसी को अभी भी रखा हुआ अपने पास, रिटेन करके रखा है अपने पनिशमेंट वाले लॉ में, पीनल जूरिस्प्रूडेंस में। हमारा जो कानून की व्यवस्था है उसमें हमने इसको, पुरानी चीजों को अभी भी रखा हुआ है। But the fact is that the British Parliament decriminalized attempts to suicide in 61 through the Suicide Act. लेकिन सच बात तो ये है, तथ्य तो ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी सुसाइड की कोशिश को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था, यानी उसको क्राइम नहीं माना था। ये 1961 में ही उन्होंने कर दिया था, एक सुसाइड अधिनियम के माध्यम से। In India, a bill to repeal Section 309 was first introduced in the Rajya Sabha in 72, but it failed to pass in the Lok Sabha because the House was dissolved. भारत में सेक्शन 309 को रिपील करने के लिए एक बिल सबसे पहले लाया गया था राज्यसभा में, और 1972 में, लेकिन वो लोकसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा जो था वो डिसॉल्व हो गई थी। We have witnessed a century-long tussle between two camps in which one advocates for penal provision and the other continuously demands that attempts to suicide be decriminalized. हमने एक 100 वर्ष पुराना रस्साकशी देखी है, जिसमें कि दो कैंप्स हैं, और एक ये सपोर्ट कर रहा है कि पीनल प्रोविजन होना चाहिए, और दूसरा लगातार डिमांड कर रहा है कि कोशिशें होनी चाहिए सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज करने की। Those who favor the penal provision generally quote the judgment in Gyan Kaur versus State of Punjab, where the court held that the right to life is a natural right embodied in Article 21 of the Constitution. But suicide is an unnatural termination or extinction of life, and therefore incompatible and inconsistent with the concept of right to life. जो इस बात के पक्ष में हैं कि पीनल प्रोविजन होना चाहिए, वो सामान्यतः इस जजमेंट को कोट करते हैं, ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब वाली, जिसमें कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था, यानी कि उन्होंने ये इस बात को कहा था अपने ऑर्डर में, और कि जो राइट टू लाइफ है वो एक प्राकृतिक और स्वाभाविक अधिकार है, जो कि संविधान के आर्टिकल 22 में जो समाया हुआ है। और लेकिन सुसाइड एम्बॉडीड, यानी इस राइट को एक बॉडी मिली है, इसको आकार मिला है आर्टिकल 21 में, और आर्टिकल 21 का इसलिए एक भाग है ये। लेकिन सुसाइड जो है वो अप्राकृतिक खत्म कर देना या हटा देना, जड़ से खत्म कर देना लाइफ का होता है, और इसलिए ये राइट टू लाइफ के कॉन्सेप्ट की अवधारणा के साथ जो है इसका कोई जुड़ाव नहीं है, और उससे ये जो है इसकी कोई मिला जुलापन नहीं है, तो इसलिए वो इस बात को कोट करते हैं। इन अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011, द सुप्रीम कोर्ट एंडोर्स्ड द अर्लियर जजमेंट, और इस जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले जजमेंट का समर्थन किया था। ऑन द अदर हैंड, those who argue that the act of attempting suicide should not be decriminalized, quote Maruti
श्रीपति दुबाल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1986। और दूसरी ओर जो लोग ये बहस करते हैं कि सुइसाइड की कोशिश करने के एक्ट को हमें क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए, वो ये कोट करते हैं कि मारुति इस केस को कोट करते हैं 86 के। इन दिस जजमेंट बॉम्बे हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड सेक्शन 309 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस जजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 309 को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इट सेड, इन्होंने कहा था, फॉर एग्जाम्पल द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स फ्रीडम नॉट टू स्पीक एंड टू रिमेन साइलेंट। उदाहरण के तौर पे बोलने की और अभिव्यक्ति का जो फ्रीडम है उसमें न बोलने और शांत रहने का फ्रीडम भी शामिल है। The freedom of association and movement likewise includes freedom not to join in any association or to move anywhere. और इसी प्रकार से यानी लाइकवाइज जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है कि मुझे फ्रीडम है मैं किसके साथ एसोसिएट करता हूँ, किसके साथ जुड़ता हूँ, उसमें शामिल है कि मैं किसके साथ नहीं जुड़ूंगा या किसके साथ मैं मूव नहीं करूंगा, ये फ्रीडम भी मेरे पास होनी चाहिए। If this is so, logically it must follow that right to live will include also a right not to live or not to be forced to live. और अगर ऐसा है तो लॉजिक के अनुसार ये बात आगे आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली कि जो जीने का अधिकार है उसमें ना जीने का अधिकार भी शामिल होना चाहिए और जबरदस्ती जीते जबरदस्ती मजबूर कर दिए जाने का जीने के लिए वो भी अधिकार शामिल होना चाहिए। The court also said, if the purpose of the prescribed punishment is to prevent the prospective suicides by deterrence, it is difficult to understand how the same can be achieved by punishing those who have made the attempts. कोर्ट ने यह भी कहा था, यानी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी कहा था, अगर प्रयोजन ये है जो भी पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की गई, प्रिस्क्राइब करना मतलब लॉ के अनुसार जो कह दिया जाता है, यानी जो कानून बना दिया जाता है, कि पर्पस अगर ये है कि पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब किया जाए इसलिए क्योंकि हमको आगे होने वाले सुसाइड को रोकना है और उनको डिटर करना है, मतलब कोई हिम्मत ना करे ऐसा करने के लिए, तो ये समझना मुश्किल है कि ये कैसे अचीव किया जा सकता है, कैसे हासिल किया जा सकता है उन लोगों को पनिश करके जिन्होंने कोशिशें की हैं। कि जो कोशिश करते हैं अगर हम उनको पनिश करते हैं तो आगे सुसाइड नहीं होंगे, इसका इससे क्या रिश्ता है? Those who make the suicide attempt on account of the mental disorders require psychiatric treatment and not confinement in prison cells. जिनको जो सुसाइड की कोशिशें करते हैं क्योंकि उनमें मेंटल डिसऑर्डर है या तो उनको जो है जरूरत है कि मानसिक विशेषज्ञ जो साइकियाट्रिक विशेषज्ञों के द्वारा उनका इलाज किया जाए, ट्रीटमेंट किया जाए और उनको जेल की दीवारों में रोक के न रखा जाए, उनको सीमित न रखा जाए जेल की दीवारों के अंदर। This idea was recorded in Chenna Jagadishwar versus State of Andhra Pradesh and P. Rathinam versus Union of India, 1994, where the court held that Section 309 of the IPC is a violation of Articles 14 and 21 and is void and unconstitutional. और इस आइडिया को रिकॉर्ड किया गया था इस केस में और इन दोनों केसेस में जहां पर कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि सेक्शन 309 आईपीसी का जो है वो आर्टिकल 14 और 21 जो है संविधान के, उनको वायलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है और इसलिए ये वॉइड है, यानी ये क्रियान्वयन करने योग्य नहीं है और असंवैधानिक भी है। वॉइड का मतलब जिसका कोई असर ना हो या जिसका क्रियान्वयन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो जीरो है, नल है, वॉइड है। A solution. In 2017, Parliament passed the Mental Health Care Act. पार्लियामेंट ने मेंटल हेल्थ केयर अधिनियम पास किया था 2017 में। Section 1151 of the Act provides, notwithstanding anything contained in Section 309 of the IPC, any person who attempts to commit suicide shall be presumed, unless proved otherwise,
to have severe stress and shall not be tried and punished under the said code. सेक्शन 115(1) में प्रोवाइड कर दिया गया है इस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट कि सेक्शन 309 में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए, भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 309 में कुछ भी लिखा हो उसको नजरअंदाज करते हुए, या उसके बावजूद भी यदि कोई पर्सन जो कि कोशिश करता है सुसाइड कमिट करने की, तो ये मान लिया जाएगा जब तक कि इसका विपरीत साबित नहीं हो जाता है कि वो सीवियर स्ट्रेस में था, वो तीव्र मेंटल स्ट्रेस में था, मानसिक दबाव में था, एंड शैल नॉट बी ट्राइड, और उसको उसका मुकदमा नहीं चलाया जाएगा और उसको पनिश नहीं किया जाएगा उस कोड के तहत. However, this law applies only to those suffering from mental illness. लेकिन बहरहाल ये लॉ केवल उन्हीं लोगों पे अप्लाई करती है जो कि मेंटल बीमारी से पीड़ित हैं. There is presumption of severe stress. यहाँ पर एक प्रिजम्पशन है, यानी एक मान लिया जाना है कि सीवियर स्ट्रेस के थ्रू, तीव्र दबाव के थ्रू, मेंटल दबाव के थ्रू वो गुजर रहा है, उसमें से होके वो गुजर रहा है. अगर वो सुसाइड करके मरने की कोशिश करता है. बट व्हाट इफ सीवियर स्ट्रेस इज नॉट प्रूव्ड? लेकिन अगर सीवियर स्ट्रेस साबित ना किया जाए, अगर सीवियर स्ट्रेस यानी तीव्र दबाव नहीं साबित होता है, तो क्या है? वी हैव टू शिफ्ट फ्रॉम पेनलाइजिंग अटेम्प्ट्स टू सुसाइड to making such cases medico-legal ones and provide psychological or mental treatment and support to the persons affected. हमें शिफ्ट करना है, जो अभी हम पेनलाइज करते हैं कोशिशों को सुसाइड की, वहाँ से हमको शिफ्ट करके हमको दूसरी तरफ जाना है जहाँ पे हम ऐसे केसेस को मेडिको लीगल वाले केसेस बना दें और साइकोलॉजिकल और मेंटल ट्रीटमेंट करें, इलाज करें और सपोर्ट दें ऐसे लोगों को जो उसके द्वारा प्रभावित हैं. As the issue demands a reformative stance, we need a permanent solution like repealing section 309 of the IPC or striking it down. क्योंकि ये मामला जो है एक सुधार वाला रवैया डिमांड कर रहा है, तो इसलिए एक परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है, जैसे कि सेक्शन 309 को रिपील कर दिया जाए या उसको कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर दे. अगर कोर्ट किसी चीज़ को असंवैधानिक घोषित करके और स्ट्राइक डाउन कर देता है तो वो कोर्ट करता है, और रिपील करने का काम जो है हमारे पार्लियामेंट करेगी. और राजमोहन उन्नीथन, जो कि अभी पार्लियामेंट के मेंबर हैं लोकसभा में और कासारगोड डिस्ट्रिक्ट से वो इलेक्ट हुए हैं, उन्होंने ये आर्टिकल लिखा. सेकेंड एडिटोरियल, अ परपेचुअल वॉर, एक हमेशा चलने वाला युद्ध. US should have backed Afghan government more instead of pushing hard to engage the Taliban. अमेरिका को ये चाहिए था कि वो अफगान गवर्नमेंट को ज़्यादा सपोर्ट देते, बजाय इसके कि वो तालिबान के साथ एंगेज करने के लिए पुश करें या तालिबान के साथ जुड़ने के लिए ज़्यादा पुश करें. The dilemmas of ending the US's forever war appear to fall heavily upon the shoulders of President Joe Biden, who is now helming his country's rush for the exit before the self-imposed deadline of September 11, 2021, the 20-year anniversary of the WTC terror attacks. ये जो दुविधा है कि डिलेमा, यानी जो दुविधा है यूएस की, जो हमेशा चलने वाली जो वॉर थी उसको ख़त्म करने की जो दुविधा है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रेसिडेंट जो बिडेन के शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही है, जो कि अभी अपने देश को के हेल्प पर हैं, यानी कि जो स्टीयरिंग व्हील पर हैं, जो देश का जो रश है एग्जिट करने का, यानी यूएस जो रश में है, तेज़ी में है एग्जिट करने की, जो उन्होंने खुद ही अपने ऊपर लाद दिया था
डेडलाइन को सितंबर 11 की कि हम वहां तब तक एग्जिट कर जाएंगे, उसके चलाने वाले पहिए पे, उसकी स्टीयरिंग व्हील पे प्रेसिडेंट जो बिडेन है, ही इज एट द हेल्म। तो सितंबर 11 2021 जो कि 20वीं शताब्दी है, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे टेरर अटैक हुए थे उसके, while he clearly signaled his intention to remain engaged with the war-torn country by meeting, in the first instance, Afghanistan's President Ashraf Ghani and chairman of its High Council for National Reconciliation, Abdullah, at the White House this week, the US's troop withdrawal since May 2021, in a sense, signals the opposite intention. और जबकि उन्होंने क्लियरली सिग्नल कर दिया था अपने इंटेंशन को कि वो जुड़े रहेंगे वॉर ट्रॉन कंट्री के साथ, उन्होंने इंडिकेट किया था कि ये वॉर के द्वारा जो फाड़ दिया गया देश, फट गया है देश एक तरह से, उसके साथ वो जुड़े रहेंगे। और ये बात उन्होंने कैसे डिक्लेयर कर दी थी, अपने इंटेंशन को सिग्नल कैसे कर दिया था? सबसे पहले उन्होंने मीटिंग की अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ घानी के साथ, और उनकी जो हाई काउंसिल है फॉर नेशनल रिकंसिलिएशन, उसके चेयरमैन जो है अब्दुल्ला, उनके साथ उन्होंने मीटिंग की व्हाइट हाउस में इस हफ्ते। लेकिन जो यूएस का जो ट्रूप विड्रॉल है, जो मई 2021 से ही शुरू हो गया था, वो ये सिग्नल करता है कि उसके ऑपोजिट इंटेंशन को कि यूएस वहां से जल्दी निकल भागना चाहता है, उनकी मंशा ये है। जबकि वो कह रहे हैं मीटिंग करके, नहीं हम एंगेज रहेंगे, हम जुड़े रहेंगे। There is no mistaking the Taliban's reaction, especially to Washington's plan to wind down its Afghan military presence. तालिबान का जो रिएक्शन आ रहा है, उसके बारे में कोई गलती नहीं हो सकती है। खासतौर पे वाशिंगटन का जो प्लान है कि वो अफगान में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को पीछे रोल बैक कर देंगे। Ever since February 29, 2020, when the US and the Taliban signed the Doha Agreement for bringing peace to Afghanistan, Taliban-linked violence has risen steadily. US intelligence reports have assessed that Al-Qaeda still has a presence in Afghanistan, and the terrorist outfit's decades-long ties with the Taliban have been undiminished. जब से फरवरी 29, 2020 को जब यूएस और तालिबान ने दोहा एग्रीमेंट को साइन किया था, जो कि शांति लाने के लिए किया था अफगानिस्तान को, तो तालिबान से जो जुड़ा हुआ वायलेंस है वो लगातार बढ़ता रहा है। और यानी तालिबान के द्वारा किया जाने वाला वायलेंस कह सकते हैं, वो बढ़ता रहा है, क्योंकि जिस वायलेंस को तालिबान से जोड़ा जा सकता है वो बढ़ता रहा है। यूएस इंटेलिजेंस की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आकलन करती हैं कि अलकायदा का अभी भी मौजूदगी है अफगानिस्तान में, और इसके ये जो टेररिस्ट आउटफिट है यानी अलकायदा, इसके कई दशकों पुराने संबंध हैं तालिबान के साथ, और वो अभी भी खत्म नहीं हुए हैं या कम भी नहीं हुए हैं। Meanwhile, the situation on the ground is far from inspiring for anyone who hopes for peace in the region. और इसी बीच में ग्राउंड पे जो सिचुएशन है वो बिल्कुल भी इंस्पायर नहीं करती है, वो प्रेरणादायक बिल्कुल भी नहीं है किसी के लिए जो कि शांति की आशा कर रहा है उस क्षेत्र में। Facing tepid resistance from the ANDSF, now with ever reducing access to US air support, the Taliban have managed to fight, hold on to, and even take back the territories from the government. ANDSF के से उनको जो विरोध मिल रहा है वो बहुत ही कमजोर है। तो कमजोर विरोध के सामने, और क्योंकि अब लगातार कम होने वाला यूएस एयर का जो सपोर्ट है वो एएनडीएसएफ को कम से कम मिलता जा रहा है, जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है, तो ऐसे में तालिबान ने मैनेज किया है कि वो फाइट करेगा और होल्ड ऑन करेगा, और बल्कि वापस भी ले लेगा टेरिटरीज गवर्नमेंट से। This reality begs the question of what new vortexes of violence, terrorist havens, and other sources of regional instability Afghanistan might play host to now.
and whether the US and Western powers will retain enough influence to prevent events in this regard from spiraling out of control. जो सच्चाई सामने आ रही है वो इट बेग्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट न्यू वॉटेक्स जो नए जो वर्लपूल हैं, जो नए समुंदर में जो गोल गोल घूमने वाले जो तूफान आते हैं, तो वायलेंस के और जो टेररिस्ट हेवंस हैं और जो दूसरे स्रोत हैं रीजनल क्षेत्रीय इंस्टेबिलिटी के अफगानिस्तान में, जो कि अफगानिस्तान जिसका होस्ट बन सकता है, तो वो ऐसे कौन से ऐसे वायलेंस हो सकते हैं या टेररिस्ट हेवंस बन सकते हैं जो रीजनल इंस्टेबिलिटी आ सकती है जिसका होस्ट अफगानिस्तान बन सकता है, उसको उस क्वेश्चन को आंसर नहीं किया जा सकता है। एंड वेल क्या यूएस और वेस्टर्न पावर जो हैं वो पर्याप्त प्रभाव अपना रख पाएंगे कि वो ऐसी घटनाओं को रोक सकें कि वो घटनाएं जो हैं आउट ऑफ कंट्रोल स्पायरल करके घूम घूम के आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए। इस बारे में इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। Closer to home, a sense of concern must be pervading South Block as the last US troop carriers lift off from Bagram, potentially allowing agents linked to Pakistan's military and intelligence establishment a freer hand to engage with extremist elements in Afghanistan, with possible blowback for India. और हमारे पास और घर के हमारे पास यानी भारत में एक चिंता का सेंस, एक चिंता का अर्थ बना हुआ है, वो जरूर बन रहा होगा और परवेट कर रहा होगा, यानी फैल रहा होगा साउथ ब्लॉक में, क्योंकि हमारी सरकार की मिनिस्ट्री जहाँ पे है, डिफेंस मिनिस्ट्री, क्योंकि जैसे जैसे एज आखिरी जो यूएस का जो ट्रूप का करियर है वो लिफ्ट करके ऑफ मतलब उड़ के चला जा रहा है बगराम से, और फ्यूचर में वो जो भी एजेंट्स पाकिस्तान के मिलिट्री और इंटेलिजेंस व्यवस्था से जो जुड़े हुए हैं वो उनको अलाउ कर दे रहा है कि उनको एक फ्री हैंड मिल जाएगा, और ज़्यादा फ्री हैंड मिल जाएगा कि वो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट जो हैं, जो अत्यंतवादी एलिमेंट्स हैं अफगानिस्तान में, उनके साथ जुड़ेंगे और इसका संभवतः कुछ उल्टा नुकसान भारत के लिए भी हो सकता है। What will become of New Delhi's long-sighted soft power investments into education, training and infrastructure and civil society development? जो न्यू दिल्ली ने लंबी अपने दूरदृष्टि रख के जो सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट्स किए थे एजुकेशन में, ट्रेनिंग में और इंफ्रास्ट्रक्चर में और सिविल सोसाइटी के डेवलपमेंट में, उसका क्या होगा जो अफगानिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट्स जो निवेश किए थे? Had the US played a consistently strong hand supporting the Afghan government instead of pushing as hard as it did to engage the Taliban, that might have delayed Washington's exit but provided more leeway for the ANDSF to push harder and take enough territory to weaken the Taliban's overall strategic grip. अगर यूएस ने लगातार ये कोशिश की होती, लगातार एक मजबूत हाथ से सपोर्ट किया होता अफगान गवर्नमेंट को, और इसके बजाय कि वो तालिबान के साथ जुड़ने के लिए हार्ड पुश करते, तो उससे भले ही अब वॉशिंगटन का जो एग्जिट प्लान है वो डिले हो गया होता, बाहर निकलने का प्लान डिले हो गया होता, लेकिन उससे काफ़ी रास्ता, काफ़ी शांति वाला एरिया या शांति का समय मिल जाता एएनडीएसएफ को, एक मौका उनके लिए आ जाता कि वो जो पुश हार्ड करते कि वो तालिबान को जो तालिबान को वीकन करके, कमजोर करके वो पर्याप्त जमीन जो है वो ले लेते, और तालिबान का जो कुल मिला के जो स्ट्रेटेजिक पकड़ है, वो रणनीतिक रूप से जो पकड़ है वहां पे, उसको कमजोर कर पाते। Given the prospect of the ANDS's fragmentation already occurring in some areas, it now appears more likely that the deal may be forged between the Taliban and the power brokers once associated with the Afghan government.
अब जो सामने प्रॉस्पेक्ट आ रहा है, यानी कि फ्यूचर में जो चांस बन रहा है कि एनडीएसएफ जो है वो टूट जा रहा है, और जो कि पहले से हो भी रहा है कुछ क्षेत्रों में वहाँ पे, तो अब ये प्रतीत होता है कि काफ़ी हद तक ये संभावना है, ये ज़्यादा संभावना प्रतीत हो रही है कि एक डील जो है हो सकता है कि एक डील हो जाए, फोर्स कर दिया यानी बना ली जाए बिटवीन तालिबान और उन पावर ब्रोकर्स के बीच में, जो कि पहले अफगान गवर्नमेंट से जुड़े हुए थे। जो जो लोग ऐसे होते हैं जो 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 पावर का गेम खेलते हैं और पावर एजेंट्स होते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ जो जुड़े हुए थे, और वो अब हो सकता है तालिबान के साथ जुड़ जाए। This could lead to a Taliban-centric religious council that sets an overall tenor of governance based on Islamic law, yet permits a semi-autonomous executive governmental power to operate within that framework. और इससे ये संभावना है कि एक ये हो सकता है कि तालिबान के ऊपर सेंटर करती हुई, तालिबान पे केंद्रित एक रिलीजियस काउंसिल, धार्मिक काउंसिल बन जाए, जो कि कुल मिला के एक एक माहौल बना दे गवर्नेंस का, जो कि इस्लामिक लॉ पे आधारित होगा। और फिर भी वो ये परमिट करेगा कि जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है, वो हालांकि पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं होगी, लेकिन पार्टली इंडिपेंडेंट गवर्नमेंटल पावर होगी, जो कि उस ढांचे में, यानी जो रिलीजियस इस्लामिक लॉ के अंतर्गत जो ढांचा ये रिलीजियस काउंसिल बनाएगी, तालिबान पे जो सेंटर्ड रहेगी, वो उसके अंतर्गत ये गवर्नमेंटल पावर पूरे फ्रीडम के साथ ऑपरेट नहीं कर पाएगी, लेकिन उस ढांचे में वो पार्टली इंडिपेंडेंट होके ही ऑपरेट कर सकेगी। तो ये आगे के लिए ऐसा हो सकता है। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल, अ टाइम टू गिव। समय आया है दूसरों को देने के लिए। Families who lost breadwinners in COVID-19 need supportive policies and a safety net. जिन परिवारों ने घर के जो कमाऊ लोग थे, यानी जो घर की रोटी कमाते थे, उनको कोविड-19 में जिन्होंने खो दिया था, उनको ऐसी नीतियाँ चाहिए जो उनके लिए सहारा देने वाली हों, और उनका उनके लिए एक सेफ्टी का नेट की तरह हों। The center's stated position before the Supreme Court on paying a standard ex gratia compensation to families of those who died of COVID-19 shows poor appreciation of the fallout of an unprecedented disaster. सेंटर ने जो कथित पोजीशन है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कि वो एक स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दे देंगे उन फैमिलीज को, और यानी कि वो उनके लिए एक दान होगा, मतलब उनके लिए वो उनको कोई उसके लिए धन्यवाद देने की जरूरत नहीं होगी, यानी एक तरह से उनको वो दे दिया जाएगा, एक ग्रांट होगा एक्स ग्रेशिया, यानी उसके लिए कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है, यानी कि वो एक दान के रूप में है। एक स्टैंडर्ड एक्स ग्रेशिया कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा उन फैमिलीज को जो कि उनके फैमिलीज को जो कि मर गए थे कोविड-19 में। ये जो कथित पोजीशन है सेंटर की, ये एक पुअर एप्रिसिएशन, यानी कि एक कमजोर समझ दिखा रही है कि इस अप्रत्याशित डिजास्टर का क्या रिजल्ट हुआ है, फॉल आउट है। तो ऐसा लगता है कि सेंटर ने उस बात को ठीक से पकड़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है, उसको अप्रिशिएट नहीं किया। After initially asserting that such payments were beyond the government's fiscal affordability, although there is a provision in the Disaster Management Act for compensation, and externalizing the pandemic as a global ongoing event, the Home Ministry has now averred that the issue was the manner in which funds were to be put to use. शुरू में उन्होंने ये बात सामने रखी, असर्ट किया, यानी कि जोर देके कहा कि ऐसे पेमेंट जो है वो सरकार के जो फिस्कल अफोर्डेबिलिटी के अंतर्गत नहीं है, यानी सरकार अफोर्ड नहीं कर सकती ऐसे पेमेंट्स को देना। हालांकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में इसका प्रावधान है कॉम्पनसेशन देने का, जब भी डिजास्टर होता है तो कॉम्पनसेशन दिया जा सकता है, और पैंडेमिक को बाहरी चीज बताते हुए कि ये वैश्विक लगातार चलने वाला इवेंट है, तो होम मिनिस्ट्री ने अब जो है
पहले उन्होंने ये कहा था कि वैश्विक इवेंट है जो लगातार चलना ही है और पूरा वैश्विक इवेंट है, हमारा केवल भारत का नहीं है। तो अब जो होम मिनिस्ट्री ने ये कहा है, अवार्ड ने कहा है कि इशू ये है, मामला ये है कि फंड्स को हम किस तरह से इस्तेमाल में लाएंगे, जो भी फंड्स हमारे पास हैं। ये नहीं है कि हम देंगे नहीं या हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सवाल है कि कैसे हम उनका इस्तेमाल करेंगे, या तो हम उन लोगों को सीधे फैमिलीज को दे दें या उनके सपोर्ट के लिए किसी तरह से दूसरे तरह से यूज करें। Clearly, the lack of resources would be a legless argument when the center is pursuing expensive redevelopment projects such as the Central Vista. साफ तौर पे जो संसाधनों की कमी के बारे में जो बात की जा रही है, वो एक बिना पैर का, बेपैर का जो आर्ग्यूमेंट होगा, बहस होगी, जबकि सेंटर जो है बहुत ही खर्चीले रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कर रहा है, जैसे कि सेंट्रल विस्टा। What the government says it wants to do it is to deploy funds in healthcare, enhance social protection, and support economic recovery of affected communities rather than give one-time compensation payments of rupees 4 lakhs or notified ex gratia sought by the petitioners. गवर्नमेंट ये कह रही है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो ये है कि करना चाहती है कि वो फंड्स को डिप्लॉय करना चाहती है हेल्थ केयर में, या फिर सामाजिक प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, या इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए, जो कि अफेक्टेड जो समुदाय हैं इन पे असर हुआ, उनकी रिकवरी को सपोर्ट कर इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए, बजाय इसके कि वो एक बार का 4 लाख का कॉम्पेंसेशन का पेमेंट दे दें, या फिर कोई भी जो नोटिफिकेशन से एक्सग्रेशिया पेमेंट अनाउंस कर दें कि भाई इतना दिया जाएगा, जो भी पटिशनर जिसकी मांग कर रहे हैं या प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। There is nothing wrong in keeping the focus on provision of essential supplies and additional health infrastructure. फोकस को बनाए रखने में कोई कुछ नुकसान नहीं है कि अगर हम फोकस अपना एसेंशियल ज़रूरी सप्लाईज के प्रोविजंस को बनाए रखने में फोकस करते हैं, या और एडिशनल हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में अगर फोकस करते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। In fact, the second wave peak was made considerably worse by poor health infrastructure and low public health expenditure, and a policy failure recorded by the Economic Survey, which called for higher public spending of 2.5 to 3% of GDP on health. असल में जो सेकेंड वेव का जो पीक था, वो और भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया गया था, क्योंकि हमारे पास जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो हेल्थ की संरचना थी, वो कमज़ोर थी, और हमारा जो पब्लिक हेल्थ पे खर्चा हो रहा है वो भी कम था। इस वजह से ये सेकेंड वेव की पीक और भी खराब हो गई थी। और एक पॉलिसी फेलियर जो है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने भी जिसको रिकॉर्ड किया है, कि जिसकी वजह से अब और ज़्यादा पब्लिक स्पेंडिंग की ज़रूरत है, 2.5 टू 3% जीडीपी की पब्लिक स्पेंडिंग की हेल्थ पे अब ज़रूरत है। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे भी रिकॉर्ड कर रहा है कि अभी हमने इतना ज़्यादा जो खर्चा था हेल्थ पे अभी नहीं कर पाए हैं। एक पॉलिसी फेलियर, नीति का फेलियर हुआ है। But lending a helping hand to families now impoverished should also be a priority. ये तो ठीक है कि मतलब हम ये कह रहे हैं कि हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है और इन सब चीज़ों पे खर्चा करना है, लेकिन एक मदद वाला हाथ आगे बढ़ाने से फैमिलीज की ओर, जो कि अब गरीबी की तरफ बढ़ गई हैं, एम्पावरिश हो गई हैं, वो भी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। The center, after tying itself in knots on free vaccines, should now spell out its roadmap for a universal public health system. सेंटर जो है, यानी केंद्र, आप उसके बाद की जब उन्होंने फ्री वैक्सीन के मामले में अपने आप को गुत्थी में बांध लिया था, अपने आप को उलझा लिया था, अब सेंटर को ये स्पेल आउट कर देना चाहिए कि उसका रोड मैप क्या है, यूनिवर्सल, यानी हर व्यक्ति के लिए जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम के बारे में। The annual budget included a raft of schemes under COVID-19 initiatives and claimed credit for Atmanirbhar Bharat packages, which together with the RBI's ameliorative steps officially amounted to 13% of GDP. जो सालाना बजट था, उसमें उन्होंने एक बहुत सारी स्कीम्स शामिल कर ली थी कोविड-19 की पहल के अंतर्गत, और उसमें दावा किया गया था कि आत्मनिर्भर पैकेज का भी क्रेडिट सरकार का है।
जो कि आरबीआई ने जो सुधार के और चीज़ों को अच्छा बनाने के जो स्टेप्स लिए थे, एमेलियोरेट सिचुएशन, जो टाइट या टफ सिचुएशन को एमेलियोरेट करना, मतलब उसको आसान बना देना, उसके लिए जो भी स्टेप्स लिए थे ऑफिशियली, वो कुल मिला के जीडीपी का 13% बन रहा है, ऐसा क्लेम किया, ऐसा दावा किया गया था. But the above the line relief in terms of health care and social protection, including cash transfers, are a small share of other spending, such as credit provision to several sectors, as per some estimates. लेकिन जो जो बजट पे जिससे प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है रिलीफ, उसके ऊपर जो हेल्थ केयर पे और सोशल प्रोटेक्शन पे जो भी राहत दी गई है, इसमें कैश ट्रांसफर भी शामिल है, वो जो क्रेडिट का प्रोविजन किया गया है कई सेक्टर्स के लिए, उसका केवल एक छोटा शेयर ही है. यानी अगर हम ये कहें कि नॉर्मल से ज़्यादा एलोकेशन कर दिया गया है हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन के लिए, तो कई सेक्टर्स के लिए जो क्रेडिट का प्रोविजन किया गया है, यानी कि जो फंड का एलोकेशन का प्रोविजन किया गया है कई सेक्टर्स के लिए, कुछ अनुमान के अनुसार ये है कि उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका बहुत बड़ा शेयर नहीं है जो कि हेल्थ सोशल सोशल प्रोटेक्शन पे किया जा रहा है. क्रेडिट प्रोविजन मतलब जो इस बात का प्रोविजन कि कितना लोन दिया जाएगा या कितना पैसा उन लोगों को दिया जाएगा जो कि सफ़र कर रहे हैं कई दूसरे सेक्टर्स में भी, मतलब कई कुल मिला के जो अलग अलग सेक्टर्स में सफ़र कर रहे हैं, तो उनको क्रेडिट का जो प्रोविजन, यानी कि जो जब उनको पैसा चाहिए तो लोन के रूप में जो उनको पैसा दिया जा सकता है, तो वो जो पैसा दिए जाने का जो प्रावधान है, उसमें जो हेल्थ केयर और सोशल प्रोटेक्शन के लिए जो दिया जाना है, उसका शेयर बहुत कम है. The IMF analysis of policy responses says that early in the pandemic, food, fuel, and cash transfers to lower income households came to 1.2% of the GDP. IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जो अपना विश्लेषण किया है हमारे नीतिगत रिस्पॉन्सेज का, नीतिगत तरीके से जिस तरह से हम स्थिति पर रिस्पॉन्ड करते हैं उसका, वो ये कहता है कि पेंडेमिक जब शुरू ही हुआ था, तब फूड फ्यूल और कैश ट्रांसफर जो थे जो लोअर इनकम हाउस होल्ड्स को दिए गए, वो केवल 1.2% आ रहा है जीडीपी का. विद द सेकेंड वेव मार्क्ड बाय many deaths and nationwide closures, a review of direct benefits is urgently called for. जो ये दूसरी वेव है, ये मार्क हो रही है, चिन्हित हो रही है, बहुत सारे इसमें डेथ हुए हैं और पूरे नेशन को क्लोज करना पड़ा है. तो ऐसी स्थिति में जो डायरेक्ट बेनिफिट्स दिए जाते हैं लोगों को, उसका रिव्यू करना अर्जेंटली जो है ज़रूरी है कि ऐसी स्थिति में डायरेक्ट बेनिफिट हम कितना देना चाहिए वो हम कम दे रहे हैं, और सरकार करेगी डायरेक्ट बेनिफिट और हम कम करेंगे और दूसरे सेक्टर्स को हम पैसा देंगे, जैसे कि हम हेल्थ केयर को पे पैसा लगाएंगे, सोशल प्रोटेक्शन पे पैसा लगाएंगे, अफेक्टेड कम्युनिटीज़ के इकोनॉमिक रिकवरी पे पैसा लगाएंगे, या इसके कि हम डायरेक्ट ट्रांसफ़र करें. तो यहाँ ये कह रहे हैं इस एडिटोरियल में कि जो डायरेक्ट बेनिफिट्स है उसको रिव्यू करना ज़रूरी है अर्जेंटली, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट्स की तरफ हमें बढ़ना चाहिए. In court, the Home Ministry has said that confining solutions to compensations would be narrow. कोर्ट में होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम सॉल्यूशंस को अगर ये सीमित कर दें कि हमें कॉम्पेंसेशन देना है, तो ये एक नैरो अप्रोच होगी, एक संकीर्ण अप्रोच होगी, एक संकुचित अप्रोच होगी. It is no one's case that large direct cash benefits are the only good interventions. कोई ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सीधे कैश का बेनिफिट लोगों को देना है और यही सबसे अच्छा हस्तक्षेप हो सकता है. Families who have lost breadwinners need help, while orphan children need support. वो फैमिलीज जिन्होंने ब्रेड विनर्स लूज कर दिए अपने, उनको मदद की जरूरत है, जबकि जो जो अनाथ यतीम हो गए बच्चे, उनको सपोर्ट की, सहारे की जरूरत है. इट ऑल्सो डज नॉट हेल्प that India's pension system is weakening, bank deposits have low yields, and official policy expects people to essentially fend for themselves.
और इससे भी कोई मदद नहीं मिलती है, ये कहने से भी कोई मदद नहीं मिलती है कि भारत का जो पेंशन सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा है। बैंक डिपॉज़िट्स के यील्ड्स जो हैं कम हो गए हैं। ये बैंक डिपॉज़िट से लोगों को कम फ़ायदा मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, कम मिलता है। और जो आधिकारिक जो जो नीति है, वो ये अपेक्षा करती है कि लोग एसेंशियली अपना फ़ायदा, अपना इंतज़ाम खुद कर लें। तो एक तरह से फेंड फॉर देमसेल्व्स, यानी वो अपनी जीविका का इंतजाम खुद करें, अपना अपना जो भी उनको ज़रूरत है जीने के लिए उसका खुद इंतजाम करें। तो इस ये कहने से कोई मदद नहीं होने वाली है, यानी ये सब बोलने से कोई, ये सब इस तरह से करने से कुछ नहीं होने वाला। जो ज़रूरत है वो तो करना ही है। जो ब्रेड विनर्स हैं, जिन्होंने जिनको ज़रूर जो ब्रेड विनर्स खो दिए हैं फैमिलीज ने, उनको मदद की ज़रूरत है और ऑर्फन चिल्ड्रन को सपोर्ट की ज़रूरत है। The center should not hesitate to review its tax basket to rely more on the wealthiest to compensate those who have been hit the hardest. सेंटर को बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए कि अपनी टैक्स बास्केट को रिव्यू करें, जिससे वो और ज़्यादा वेल्थ वाले जो लोग हैं उन पे निर्भर कर सके और उनको कॉम्पेंसेट कर सके, उनको उनकी भरपाई कर सके जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं।